नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। आज मेरे साथ में मेहमान हैं मनोज सिंधे जी, जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। अब जो है कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन फिर इन्होंने अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल की है और चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। यानी कि कोपरी पांच पखाड़ी इलाका जो ठाणे में है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विधानसभा सीट है, वहां पर मनोज सिंधे जी जो है अपक्ष उम्मीदवारी दाखिल किया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके किस तरह फाइट करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मुख्यमंत्री ने अपने इलाकों में किस तरह काम नहीं किया है, ये सब जानकारी हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आप कई बार हमारे चैनल में आ चुके हैं, इसके पहले भी। कांग्रेस के उस दिग्गज नेता थे, अब जो है कांग्रेस में शायद अब नहीं रहेंगे। सर, अपक्ष उम्मीदवारी आपने दाखिल की, उसके पीछे का सबसे पहले रीजन बताइए। सबसे पहले तो आपने दो बार कहा कि कांग्रेस के नेता नहीं रहे जी। इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, मैं कांग्रेस का था, कांग्रेस का हूँ और कांग्रेस का रहूँगा जी। ये सबसे पहले मैं अपने सामने क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन एक प्रतिष्ठा की है खुद के, और ये इलेक्शन कार्यकर्ता के लिए है। ये इलेक्शन थाना के लिए लड़ रहा हूँ और खास करके इलेक्शन कोकण के लिए लड़ रहा हूँ। जी। मैं 25 साल से कॉर्पोरेटर रहा हूँ। पार्टी के लेवल पे मैं सचिव करके भी काम किया हूँ, रत्नागिरी का इंचार्ज रहा हूँ, उल्लासनगर इंचार्ज रहा हूँ, मैं तमिलनाडु चेन्नई का DRO भी रहा हूँ, MP में भी काम किया। बहुत अच्छी जवाबदारी मुझे दी, जितनी जवाबदारी पार्टी ने दी मैंने निभाई, आगे भी निभाते रहूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि आघाड़ी के बारे में, जब से आघाड़ी हुई है तब से कांग्रेस पार्टी की संख्या कम होते जा रही है। कांग्रेस पार्टी नीचे की तरफ दबी जा रही है। जी। ये आज की बात नहीं है, जब से आघाड़ी हुई तभी सी बात है। जब कांग्रेस एक नंबर पे थी तब अलायंस यहाँ पर हुआ गढ़ से, पवारगढ़ के पास, और उस वक्त पवारगढ़ की पार्टी बहुत कम मात्रा में थी। अलायंस होने के बाद वो कांग्रेस के समान आई, फिर दूसरे इलेक्शन में कांग्रेस के ऊपर गई। यही हालात अभी उभाटा के साथ, और तीसरा हमारा भाई आ गया है जो हमारे गठबंधन में आया है, और वो आने के बाद पार्टी के सामने हमने इस बातों को रखा कि ऐसे पार्टियों से महाराष्ट्र में कमजोरी आ रही है, और ख़ास करके कोकण की तरफ थोड़ा सा कई पार्टियां ज़्यादा ध्यान देके कांग्रेस में कोकण का हाथ का पंजा जी ये तड़ी पार करना चाहते या नष्ट करने की कोशिश कर रहे, ये दिखाई दे रहा है। लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा कि कहीं सभी कोकण के नेता एक साथ होकर मीटिंग किए, सभी नेताओं के बताए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास गए, तभी भी कांग्रेस हमारी पार्टी को एक भी सीट लोकसभा की दी नहीं गई। उसके बाद बताया गया कि हमारे मुजफ्फर हुसैन, इन्होंने मीटिंग रखी थी कोकण के लिए, वो कोकण के कार्याध्यक्ष रहे। उसमें नाना पाटोले, बाला साहेब थोरात से लेके रमेश चन्नीथिला और इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी थे। तब बोला गया कि नहीं ये बात बराबर नहीं, कि कोकण के ऊपर अन्याय होता है, इस बार नहीं होगा। जी। थोड़ी सी क्या होता है, एक पदाधिकारी एक विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, वो 5 साल पूरी मेहनत करके लगाता है, और होने के बाद अगर वो वहाँ मेहनत करने के बाद लगता है, अगर कुछ होता है किसी और को जाता है तो, और जिसका कुछ संबंध नहीं, ऐसे लोग आ जाते हैं और मलाई खाने को आ जाते हैं, और फिर कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है। ये बार बार होता आया है, और ये सभी कारण से लोकसभा में आपने देखा सांगली में भी अन्याय हो गया, कई बार अन्याय हो गया। उसी में भी सांगली के हमारे विशाल पाटिल जी ने थोड़ा सा वहाँ कोशिश करके वहाँ खड़े रह के वो खासदार हो गए, और कांग्रेस के साथ ही रहे हैं अभी भी। तो एक गठबंधन में कांग्रेस का लॉस होता है, इसकी वजह से आज मेरी ये स्थिति है कि मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी की है। इसके पहले भी मैं इस क्षेत्र से 2 बार माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा हूँ, तो मुझे इस बार पूरी आशा थी कि मैं मिलूँगा। अब मैं लड़ा हूँ और
कांग्रेस के सभी पदाधिकारी समर्थन सबके है, मेरे साथ है, मेरे साथ काम कर रहे, और मुझे पूरी आशा है कि मैं जीत के आऊँगा। तो अपक्ष अब चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, लगता नहीं आपको? पार्टी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं एक जवाबदार हूँ, उनको पता है। और ये इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद फिर कांग्रेस का पंजा डाल के ही लड़ रहा हूँ। दूसरी बात, आप मुख्यमंत्री के सामने लड़ रहे हैं, 2004 में भी लड़े आपने, 2009 में भी लड़े, लेकिन इस बार जो लड़ रहे हैं तो आप सामने जो कैंडिडेट है वो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री के सामने जो लड़ रहे हैं, किस तरह की रणनीति आप लेके चलेंगे लोगों के सामने? देखो, मेरे ख्याल से अब्राहम लिंकन भी बहुत बार इलेक्शन लड़े हैं, 3 बार हारे, और आखिर में जब जीते तो राष्ट्राध्यक्ष हो गए। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। और मैं लड़वाया हूँ, वैसे भी जात से मैं मराठा हूँ, तो मेरे खून में लड़ाई है। डर नाम की चीज़ तो मेरे सामने आती ही नहीं है, तो मैं लड़ूंगा। और मैं जो लड़ रहा हूँ, किसके लिए लड़ रहा हूँ? कांग्रेस के लिए लड़ रहा हूँ। ये जीत भी मेरी होगी, वो कांग्रेस के लिए होगी, वो मेरे लिए नहीं होगी, कांग्रेस के लिए ही होगी। कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री के काम आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे इसका कोई डर नहीं। और मुझे पता है, आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। गणेश नाइक जी ने इतना अच्छा काम किया, ये पिछले वक्त तो हारना पड़ा उसको, क्योंकि लोकशाही में मतदार बाबा साहब आम्बेडकर ने जो घटना बनाई, उसके इसलिए लोग देखते हैं, उनको कई कई बातों का बात मानने नहीं होती, ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त जो लड़ाई करता है इतने सालों से, उसको न्याय दिया जाता है। तो मुझे पूरा हमारे मतदारों के ऊपर भरोसा है कि इस बार मुझे न्याय देंगे। कोपरी पात पखाड़ी इलाका जो है काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यहाँ पर प्रांतियों से लेके उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर मुद्दे क्या हैं जो कि मुख्यमंत्री ने किए नहीं हैं, जो आप लोगों के सामने लेके जाएंगे? यहाँ पर मुद्दे बहुत है। यहाँ पर मुद्दे इतने हैं कि आपको पता नहीं कि कोई मुद्दे अभी तक उन्होंने किए नहीं, इतने सालों से है। फिर वो क्लस्टर का है, और यहाँ पर कचरे का अभी तक प्रॉब्लम चालू है। आज भी रास्तों की हालत ख़राब है। जो हम लोग रेल ट्रेन लाने चाहते थे सेकंड स्टेज पे, यहाँ तक अभी आया नहीं, सभी काम अधूरा है। और ऐसे तो लोगों का जो सपना होता है घर का, ये सब मायने रखता है। आज झोपड़पट्टी भी वही हालत में। तो बिल्कुल मेरे मुद्दे जो है 20 साल पहले जो मुद्दे रहे वो आज भी है, वो मुद्दे निकल नहीं पाए। तो लोग मुझे न्याय देंगे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा लगता है आपको? 2 साल में अपने इलाके में काम नहीं किया, बाकी महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, ऐसा लग रहा है आपका? अब लोग बताएंगे। इस चुनाव तो 20 तारीख को ही होगा, तो लोग बताएंगे तो पता चलेगा। दूसरा एक सवाल है कि यहाँ पर केदार दिघे, जो दिघे साहब के भतीजे हैं, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, वो भी आपके सामने हैं। महाअघाड़ी के असली कैंडिडेट तो केदार दिघे हैं, आप अभी अपक्ष से चुनाव मैदान में हैं, तो क्या तिरंगी लड़ाई माना जाएगा? क्या केदार दिघे का ऊपर जो है कुछ सहानुभूति वोट उनको मिलेगी, और मुख्यमंत्री का वोट बढ़ते बढ़ते आपको भी फायदा होगा? किस तरह फायदा होगा? मैंने स्वर्गीय आनंद दिघे साहब को, धर्मवीर साहब को बहुत नज़दीक से देखा हो। मैं धर्मवीर साहब के साथ, आनंद दिघे साहब के साथ हम लोग ऐसे कई मुद्दे पे एक साथ होके, फिर वो कौसा की मस्जिद की बात हो तो सभी पार्टी के लोगों को साथ में लेके हम लोगों ने काम किया। ऐसे कई मुद्दे हैं। रोड वाइंडिंग में जो लोगों के दुकान टूटे, घर टूटे, उनको न्याय देने के लिए भी हम एक साथ रहे हैं। तो उनको मैं अच्छी तरह से जानता था। इनफैक्ट मेरा वो दुर्भाग्य रहा है कि वो जब गए तब उनका आखिरी दर्शन मेरे गणपति बापा मंडल से हुआ, और सबसे पहला गणपति का जो देखा होता वो हमने बंद किया। और इसके बावजूद आज अगर दिघे साहब होते तो केदार को खड़ा तो छोड़ो,
उसको कोई भी टिकट देता तो शायद उनको जिस तरीके से गलती करने वाले नगर सेवक को चाटा लगाते थे दिगे साहब, वैसे चाटा केदार को लगा डालते थे। क्योंकि कई बार उन्होंने कहा है कि ये जो कुटुंबशाही, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, घरानेशाही, ये उनको कभी पसंद नहीं थी। और वो जाने के बाद तुम आए हो आज, तो सरनेम लगा के कोई ये नहीं होता है जी। अब ठीक है, एकनाथ शिंदे को तो अभी आनंद दिघे के जो न्याय मिल रहा है वो तो एकनाथ शिंदे साहब की वजह से मिल रहा है आज, तो उन्होंने उनके साथ काम किया है। राजन विचार को भी मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने उनके साथ काम किया है, केदार दिघे का क्या संबंध है। और उसके बावजूद भी ना केदार दिघे खुद भी बहुत नाराज है इस बात से कि उसको यहाँ लड़ाया जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश, बहुत जो प्रयास किया है, वो तैयारी जो की है वो शहर से की है। और शहर से तैयारी करने के बाद जब मुझे पूछने आया कि दादा कि आप यहाँ पर आप अपक्ष फॉर्म भर रहे हो, तो मैंने बोला तुम यहाँ पर क्या है, तो बोला किसी की जीत थी तो मुझे तो आदेश मानना है। ऐसा नैराश्य उसके चेहरे पे था, तो दिल से तो खड़ा नहीं रहा। आप आज भी अभी मुझे पता चला यहाँ से रैली गई, एक नगर सेवक भी 200 लोग लेके जाता है, 15-20 लोग साथ में थे। अपना फर्ज निभाना है, आदेश आया उसका पालन कर रहा है वो बेचारा। तो क्या मानते हैं, महाविकास आघाड़ी का असली कैंडिडेट आप हैं? बिल्कुल मैं हूँ, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट मैं हूँ। एमएलए मैं बन के जाऊँगा, मैं कांग्रेस में जाऊँगा और कांग्रेस के होने वाले मुख्यमंत्री को मदद करूँगा। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। आप जीत के आए और लोगों की सेवा करें, लोगों का काम करें, जो अधूरे काम मुख्यमंत्री ने नहीं किए वो काम आपको करने का मौका। एक बार फिर अपील करना चाहूँगा। जी, अपील कीजिए। 20 तारीख को मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और इसमें मुझे पूरी आशा है कि चुनाव में तीसरी बार लड़ रहा हूँ और ये चुनाव सिर्फ आपके लिए लड़ रहा हूँ। आपकी जितनी भी परेशानी तकलीफ है उसके लिए लड़ रहा हूँ। आप 20 तारीख को मेरा बलून फूगा मेरी निशानी है, उसके सामने वाला बटन दबा के मुझे बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत कर दोगे, ऐसी आशा रख के मैं ये रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने वैल्यूबल टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया कुछ रहेगी तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मनोज सिंधे जी के बारे में कुछ रहेगा तो भी लिखिए और बने रहिए हमारे साथ विधानसभा चुनाव के खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।